नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ये वो अभिनेता हैं जो अपनी बेहतरीन अदायगी से हर किरदार में जान डाल देते हैं। आइए जानते हैं उनसे आजादी के मायने, नए भारत के सपने और उनके अपने सफर के बारे में। बंद कर अपनी अंग्रेजी और अपना ज्ञान। घूसखोरी कर रहा है तो इस कुर्सी पे बैठ गया। अबे जबान बहुत ज्यादा चला रहा है तो जबान चलाना शुरू कहाँ किया अब तक? यही तो विडंबना है आज हमारे देश की कि सीधी सादी हिंदी टेढ़ी लगती है और वो टेढ़ी मेढ़ी अंग्रेजी सीधी लगती है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं विक्रांत मैसी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंस डे पर स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके पहले राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद जया जी, आपका, दूरदर्शन की पूरी टीम का और जितने भी लोग इस वक्त मौजूद हैं उन सबका इस प्यार के लिए, सम्मान के लिए, और आपको, आपकी टीम को और सभी दर्शकों को आजादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विक्रांत, एंड बहुत याद आ रही है घर की, क्योंकि घर पे हूं नहीं मैं इस बार। जी जी जी, बहुत दूर से आप जुड़े हैं हमसे और आप समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। विक्रांत, आज हम एक नया भारत देख रहे हैं। आप युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, यूथ आइकन के रूप में उभरे हैं। किस तरह से देखते हैं कि आज युवाओं के लिए सिर्फ अधिकार नहीं, उनकी जिम्मेदारी भी है। आजादी के क्या मायने हैं आपके लिए? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सब अपने राइट्स के बारे में जरूर जानते हैं कि ये मेरा राइट है, लेकिन अपनी ड्यूटीज के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। और अगर हम नए भारत की बात करें तो मुझे बहुत गौरव है इस बात का कि मैं भारत का निवासी हूँ। सौभाग्य है कि पूरी दुनिया घूमने का मौका मिलता है, काम के जरिए बहुत लोगों से मिलने का मौका मिलता है, लेकिन ये चीज का एहसास दिन ब दिन होता जा रहा है कि भारत जैसा कोई देश नहीं है। कई बार मैं और मेरा परिवार बैठ के बात करते हैं कि इंडिया इज द प्लेस टू बी, और आने वाले 20-25 सालों में हम सब जानते हैं कि 2045 तक हमारी जो आशाएं हैं, जो प्लानिंग है, जो उम्मीद है कलेक्टिवली हम सबकी, वो किस स्तर तक जाएगी वो हम सभी जानते हैं। तो बस रियली प्राउड टू बी अ भारतीय नागरिक, बहुत खुशी है इस बात की। और सच में ये नया भारत है, जैसे आपने कहा, वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, कि हम सबकी एक जिम्मेदारी है इस देश को उसके ट्रू पोटेंशियल तक ले जाने के लिए। तो हम सबको एकजुट होके सिर्फ अपने राइट्स नहीं डिमांड करने, पर अपनी ड्यूटीज पे भी उतना ही ध्यान देना है। पर आपको लगता है कि युवाओं के लिए आजादी के मायने बदल रहे हैं? हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि आजाद भारत में पैदा हुए हैं। बिल्कुल, और बहुत ही तेजी से, जैसे कि हम सब जानते हैं कि वी आर लिविंग इन अ वेरी एडवांस स्टेज राइट नाउ। तो बहुत तेजी से दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो युवा हैं इस देश के, बहुत सारे बच्चों से मैं भी मिलता हूं, उनको मेरे घर में भी बहुत सारे बच्चे हैं, उनको आजादी के सही मायने पता नहीं है। वो सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, रटते हैं, एग्जाम जाके लिख के आ जाते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादाओं ने, दादियों ने, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स रहे, उन्होंने हमारे लिए ये दिन देखने के लिए क्या क्या सहा है उसका कोई अंदाजा नहीं है। मैं भी कहीं ना कहीं ये कंसीड करता हूँ कि मैं भी जब छोटा था तो मुझे भी इतनी जानकारी थी नहीं, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, चीजों को समझने की कोशिश की, तो आज वाकई, जैसे मैंने कहा, कि बहुत गौरव है इस बात का कि मैं भारत का निवासी हूँ। तो सिर्फ एग्जाम्स में और सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ाना चाहिए मेरे ख्याल से, बहुत सारी चीजें हमें प्रैक्टिकली भी करनी चाहिए। सिर्फ 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा लहरा के वही देशभक्ति नहीं है मेरे हिसाब से। रोजमर्रा के जीवन में आप अपने देश की उन्नति के लिए, सोसाइटी की ग्रोथ के लिए आप क्या करते हैं, वो मेरे मायने में सही देशभक्ति है। बिल्कुल। मैं एक किस्सा और ये शेयर करना चाहूंगा कि मुझे भी इस बात का एहसास शायद तब तक नहीं था जब मुझे पता चला कि बैसाखी के दिन जो जलियांवाला बाग में हुआ था, जो दुर्भाग्य इंसिडेंट हुआ था, उसमें मेरे नाना जी मौजूद थे। उनके बाजू से गोली लग के निकल गई थी और वो एक डेड बॉडी के नीचे उन्होंने अपने ऊपर एक डेड बॉडी डाल दी थी और वो कुछ मिनटों तक वहां पे छिपे रहे। तो ये सारी चीजें उन्होंने देखी हैं। पार्टीशन के टाइम पे वो जब वहां से अपने देश आए थे तो उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था अपनी सरजमीन तक पहुंचने के लिए। तो ये सारी चीजें हमने घर में सुनी है।
बस ये है कि मैं एज ए यंग पेरेंट ये भी कोशिश करूंगा कि आई इनकलकेट दीज वैल्यूज, देशभक्ति के वैल्यूज अपने बच्चों में भी। विक्रांत, जैसे आपने कहा कि आप दुनिया भर घूमते हैं और आपको लोगों से मिलने का मौका मिलता है, पिछले 11 वर्षों में जिस तरह से भारत की संस्कृति, भारत की कलाएं या भारत की सिनेमा एक सॉफ्ट पावर के रूप में वैश्विक मंच पर अपनी जगह बना रही हैं, एक इंडस्ट्री इंसाइडर के रूप में किस तरह से आप इसको देखते हैं कि कैसे जो हमारा श्रेष्ठ नेतृत्व है उसका जो विजन है या जो उसके प्रयास हैं, जो भारत की सॉफ्ट पावर को आज वैश्विक मंच पर ब्रांड इंडिया के रूप में पेश करने की, वो आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये पिछले 11 वर्षों में तो डेफिनेटली बहुत चीजें चेंज हुई हैं, क्योंकि मुझे भी 12-13 साल हुए हैं सिनेमा में आए हुए। तो मैंने भी बदलाव जो है बहुत ही रैपिडली देखा है। और खास तौर पे ये जो सॉफ्ट पावर आप कह रही हैं, ये हमेशा रही है। बस उसको आज की भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है, उसका योगदान जो है, क्योंकि सिनेमा हमेशा एक इन्फ्लुएंशियल मीडियम रहा है, ये हम सब जानते हैं। सिनेमा एंड सोसाइटी को हैंड इन हैंड, हमने हमेशा ये चीज सुनी है। उसको जो आज की जो भारत सरकार है, उन्होंने एक बहुत अच्छा मंच दिया है। अगर आप वेव्स की बात करें, जो वेव्स जैसा मंच आज तैयार किया है भारत सरकार ने, जो कुछ ही महीनों पहले हुआ था, दुनिया भर से लोग आए हुए थे। लगभग मेरे ख्याल से 90 देशों से लोग आए हुए थे वहां पे, जो वेव्स का बाजार लगा हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उसका उद्घाटन किया था, वहां पे सब थे, मैं भी मौजूद था। तो इट इज अ फिनोमिनल इनिशिएटिव। और सिर्फ सिनेमा ही नहीं, बल्कि डिजिटल पावर जो है आज हमारे पास। अब मैं भी जो इंटरव्यू कर रहा हूं, मैं अपने फोन में कर रहा हूं आपके साथ। तो ये देखिए, ये आज डिजिटाइजेशन की पावर है, उसको इस सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है। फिर बहुत सारी चीजें हैं, कंटेंट क्रिएशन की अगर आप बात कर लें, या टेकिंग इंडिया टू द वर्ल्ड की अगर आप बात करें, तो वेव्स जैसे मंच के साथ आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एंड यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये सॉफ्ट पावर है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द ऑनरेबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि इसको रिकॉग्नाइज करके वेव्स जैसा मंच उन्होंने तैयार किया है। और हम सब के लिए, जो भी लोग कहानी कहना चाहते हैं, सिनेमा से जुड़े हुए हैं या किसी भी प्रकार से कहानियों से जुड़े हुए हैं, समाज को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं पॉजिटिव लाइट में, या उन लोगों की आवाज बनना चाहते हैं अपनी कहानियों के जरिए, अपने कंटेंट के जरिए, जिनको आज तक शायद किसी ने देखा तक नहीं था, तो ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है और चैलेंज भी है, एंड इट्स ओनली गोइंग टू गेट बेटर विद टाइम। ग्लोबल पावर हाउस के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है भारत को लेकर बनाने का। वेव्स का आपने जिक्र किया, किस तरह से आप इसको देखते हैं कि आप एक इंडस्ट्री, एक फिल्मी बैकग्राउंड के बिना आप आज इस मकाम पर पहुंचे हैं, खुद का आपका एक संघर्ष रहा है, किस तरह से आज युवाओं को वो अवसर मिल रहे हैं, वो मंच मिल रहा है, वो रीच मिल रही है यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी के विजन के तहत? देखिए, मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ। जैसे आपने कहा कि बिना किसी बैकग्राउंड के यहाँ तक मेहनत करके पहुंचा हूँ। आज भारत सरकार ने मेरा सबसे बड़ा सपना जो था वो भी पूरा किया है। तो ये इस बात का प्रतीक है कि अगर आप शिद्दत से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, समाज को ध्यान में रख के भी अगर आप काम करेंगे, तो ये सरकार, ये देश, ये समाज जो है वो आपको अप्रिशिएट करेगा, आपको रिकॉग्नाइज करेगा। और यही नया भारत है। यहाँ पे चाहे किसी भी क्षेत्र की अगर आप बात करें, चाहे आप स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे राजनीति की भी अगर आप बात करें, ये जो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं हमारी सोसाइटी के, सिनेमा भी उसमें एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल मीडियम है। यहाँ पे आप पिछले 10-11 सालों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो सो कॉल्ड आउटसाइडर्स हैं, ये उनको एक मंच मिला है, उनको सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज किया है, उसको भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है, उसको आपने, मैंने, हम सब ने मिलकर किया है। तो ये एक जो हम सबका पॉइंट ऑफ व्यू देखने का नजरिया बदल रहा है, वो कलेक्टिवली बदल रहा है। लेकिन ये चीज भी हमें ध्यान देनी होगी कि ये ओवरनाइट नहीं होगा, इसमें हमें समय देना होगा। इसमें समय, अगर हम जो जैसे कहते हैं कि जितनी लंबी इमारत बनानी है उतनी ही मजबूत नींव होनी जरूरी है। तो अगर हम वाकई भारत को दुनिया, इट इज ऑलरेडी एन इमर्जिंग पावर, इट ऑलरेडी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, पर जो भारत सरकार का और हम सबका सपना है 2047 को लेके, अगर उसे वाकई हमें पूरा करना है तो हम सबको मिलकर एकजुट होकर काम करना होगा उसमें। और टैलेंट को रिकॉग्नाइज करना होगा, ईमानदारी को रिकॉग्नाइज करना होगा, प्रिविलेज को नहीं। बिल्कुल। और यहाँ पर ज्यूरी से लेकर दर्शकों ने रिकॉग्नाइज किया। 12वीं फेल के पोस्टर में जो भीड़ में छिपा एक चेहरा चमक रहा है, उस चेहरे को रिकॉग्नाइज किया विक्रांत। राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना,
अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला शाहरुख के साथ, उसको शेयर करना, ये कितना खास लम्हा था? मैं हमेशा से एक्टर बनना चाहता था। मैं मुंबई का निवासी हूँ। हमेशा मैंने फिल्मों की शूटिंग मेरे घर के आसपास देखी है। टेलीविजन में भी इतना काम किया है, तो लगभग 21 साल हो चुके हैं मुझे काम करके। और जब राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा हुई तो मैं यहाँ फिलहाल अभी साउथ अमेरिका में बैठा हूँ, यहाँ रात हुई है, तो मुझे बताया तो मैं सुबह उठ के बैठ गया था देखने के लिए। उम्मीद थी कि मिल जाएगा, क्योंकि विश्वास था कि एक अच्छी फिल्म बनाई है। और मैं क्या कहूँ, ये मेरा एक सपना पूरा हुआ है और मैं आई एम रियली ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल जूरी, आई एम रियली ग्रेटफुल टू द ऑडियंसेस जिन्होंने इस फिल्म को इतना प्यार दिया। तो शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि आज के दौर में किसी भी फिल्म का मल्टीप्लेक्स के दौर में 100 दिन से ज्यादा चलना, 100 डेज पूरा करना बहुत बड़ी बात होती है। तो और वो संघर्ष के दिन याद आते हैं आज भी, क्योंकि शायद मेरी पहली पहचान आपसे सुगना के श्याम के रूप में है। जी, तो सुगना का पति। बालिका वधू जो पहला उस समय पहचान हुई थी, उसके पहले भी शायद आपने काम किया होगा, तो उससे लेकर 12 फेल तक, तो वो संघर्ष के दिन याद आते हैं। किस तरह से आपने कहा कि आपने टीवी से छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर जो आपकी छलांग थी वो बेहद सक्सेसफुल रही। पहले भी आपके इंटरव्यूज देखें तब आपने कहा कि नहीं, मैं रोल के पीछे भागता हूं, मैं चूज नहीं कर सकता जो इस वक्त मेरा स्टैचर है। मैंने आपको कहते हुए सुना था, लेकिन आज आप उस पोजीशन में हैं कि आप चुन सकते हैं अपने लिए किरदार। जी हाँ, ये सच है कि एक वक्त था जब सिर्फ काम अगर आए, मतलब काम की इज्जत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब शायद उस पोजीशन पे हूँ जहां पे मैं चुन सकूं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जया जी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो सम्मान इस देश ने दिया है, इस देश की जनता ने दिया है, उसको मैं बरकरार रखूं। एंटरटेन करने के साथ साथ कहीं ना कहीं इस जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि इस माध्यम से मैं उनकी आवाज बनने की कोशिश करूं, उनकी बातें दुनिया तक लाने की कोशिश करूं। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और संघर्ष। देखिए, हम सबके अपने अपने संघर्ष रहे हैं जीवन में। मैंने ये भी हमेशा कहा है कि जी हाँ, मुश्किलें रही हैं, संघर्ष रहा है, वरना कोई 16 साल का लड़का अपना घर छोड़ के काम करना नहीं चाहता, वो पढ़ना चाहता है। लेकिन सिचुएशन वैसी थी। पर मैं ये भी कंसीड करता हूँ कि मुझसे कहीं ज्यादा लोगों ने स्ट्रगल किया। मैं तो मुंबई का निवासी हूँ। बाय द एंड ऑफ इट, ऑडिशन करने के बाद या जब मैं शामक दावर की ट्रूप में भी काम करता था, तो मेरे पास मेरा घर था और गर्मा गर्म रोटी मुझे मेरी माँ की मिल जाती थी। और बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने घरों को छोड़ के मुंबई शहर में रहे हैं, अपने घर वालों से दूर, अपने माँ बाप से दूर, जिनके पास शायद जेब में उतने पैसे भी नहीं है 2 वक्त की रोटी खाने के लिए। तो मेरा संघर्ष उनके कंपैरिजन में बहुत कम रहा है, तो मैं उसको ज्यादा ग्लोरीफाई करना पसंद नहीं करता। बट हाँ, सबके अपने अपने स्ट्रगल रहते हैं। और 12th फेल के जरिए शायद मैंने कहीं ना कहीं अपनी भी कहानी कही है। ठीक है, चलिए, आजादी स्पेशल है, संघर्ष की बात हो गई तो आजादी की बात करते हैं। बहुत सारे आजादी के जो नायक हैं उन पर हम फिल्म बनते हुए देख रहे हैं। कोई ऐसा किरदार आपके मन में है जिसको आप बड़े पर्दे पर निभाना चाहेंगे? मैं आज ही बात कर रहा था किसी से, आज ही दिन में बात कर रहा था कि मैं गांधी प्ले करना चाहता हूँ। आई वुड लव टू प्ले महात्मा गांधी, क्योंकि शायद पर्सनालिटी भी मतलब है, मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर भी उनकी तरह है। अब भगत सिंह तो मैं बनना चाहता था, लेकिन इतनी सारी फिल्में बन गई हैं भगत सिंह पे कि अब मेरे ख्याल से ना ही बने तो बेहतर है। तो बहुत से नायक हैं ऐसे, बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर फिल्में बननी चाहिए। बट हाँ, मतलब मैं ऐसे कोई एक किरदार को चुनूंगा नहीं, बट मैं डेफिनेटली उस दौर को, जो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि इस आज की जनता के लिए, आज के युवाओं के लिए जो वाकई आजादी के मायने नहीं जानते हैं, मैं एक उस दौर की या आजादी के दौर की कहानी जरूर करना चाहूंगा। कोई ऐसा गीत जो आजादी के जश्न में आपको याद आ रहा है, जो बचपन से सुना है और आजादी के जश्न में हम गाया करते थे, कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? कुछ ऐसा गीत आपका सबसे पसंद? नहीं, मैं गुनगुना तो नहीं सकता, मैं बहुत बुरा गाता हूँ। गाने के लिए नहीं, गुनगुनाने के लिए कुछ ऐसा गीत जो आप। नहीं, ये लता जी का जो गाना था, ऐ मेरे वतन के लोगों, ये हमारा अलार्म हुआ करता था। तो मेरा भाई और मैं, हम तो मतलब हमारे बिल्डिंग में फ्लैग होइस्टिंग होती थी सुबह 8 बजे। अब 8 बजे तो हम उठ नहीं पाते थे, तो हमारे घर वाले ऐ मेरे वतन के लोगों ये गाना लगाते थे ब्लास्ट पे, ठीक है। और घर पे आलू पूरी, श्रीखंड या खीर बनती थी आजादी के दिन, आज भी बना हुआ है।
आज भी यही बनेगा घर पे। तो जो लता जी का गाना है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, थोड़ा तो गुनगुना वो गाना सुन, थोड़ा तो गुनगुना सकते जूम पे आप है। मेरे साथ, आप भी गाइए मेरे साथ। कोशिश कीजिए। नहीं वो ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बस इससे ज्यादा मैं गाऊंगा बहुत, तो बहुत दर्शक खूब, बहुत टीवी खूब। चैनल चेंज कर देंगे। नहीं, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किस तरह से देखते हैं आप विक्रांत? आपने कहा एक जिम्मेदारी आ गई है, बहुत ही बेहतरीन फिल्मों के साथ, किरदारों के साथ आप दर्शकों के सामने आ रहे हैं। पत्रकार के रूप में भी आपका किरदार बहुत पसंद किया गया। साबरमती का रिपोर्ट का भी जिक्र करना चाहूंगी। बहुत ही सशक्त किरदारों के साथ इस वक्त आप दर्शकों के सामने आ रहे हैं, और क्या कुछ तैयारी है? समाज के जिस वर्ग से मैं आता हूँ वहां पे अनफॉर्चुनेटली आज भी ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ही आसानी से अनदेखा कर देते हैं। तो उनकी आवाज बनना चाहता हूँ। जैसे आपने साबरमती रिपोर्ट की बात की, उस पत्रकार के जरिए मैं उन लोगों की आवाज बनना चाह रहा था जिनको इतने सालों तक, 22 वर्षों तक किसी ने सिनेमा के जरिए याद नहीं किया। मनोज कुमार शर्मा के जरिए मैं उन लोगों की आवाज बनना चाहता हूं जिन्हें, जैसे मैं कह रहा हूं कि हम उनको गिनते भी नहीं है सोसाइटी में। तो ये एक है। नाम छोड़ के नाम का क्या है देखेंगे, बस ये है कि अच्छी कहानियां कहना चाहता हूँ, लोगों की हिम्मत बनना चाहता हूँ अपने काम के जरिए, उनकी आवाज बनना चाहता हूँ, और साथ ही साथ मैं थोड़ा एंटरटेन भी करना चाहता हूँ। इतना सीरियस हूँ नहीं मैं, लेकिन ये जो स्टोरी टेलिंग का जो मीडियम है ये बहुत पावरफुल है जया जी। बचपन से सबसे पहली चीज, एक बच्चे को रात को जब सुलाने के पहले उसको कहानी सुनाई जाती है, तो आप सोचिए कि ये हमारे डेवलपमेंट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। और समाज में जितने भी लोग हैं, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, सब कहानियां सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं। उसकी क्षमता जो है उसको सब जानते हैं। तो आई एम रियली प्रिविलेज्ड। आज मैं जहां भी हूं, मैं आई वांट टू गिव इट बैक टू माय पीपल, जिनकी वजह से मैं आज हूं। आपको लगता है कि ये बहुत ही सही समय है, जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, किरदार बन रहे हैं, जिस तरह से मौके मिल रहे हैं, एक बहुत ही सही समय है इस समय इस सिनेमा की दुनिया में आने का, और जो कहना चाहते हैं वो कहने का? आपके पास बहुत सारे मीडियम हैं, जैसे पीएम मोदी कहते हैं कि अब स्क्रीन छोटी हो गई है लेकिन कंटेंट बड़ा हो गया है। बिल्कुल। और ये वेव्स में कहा था उन्होंने, एंड ये बिल्कुल सही है। अब देखिए, मैं ये नहीं जानता कि 70-80 में क्या होता था, 70-80 के दशक में क्या होता था, क्योंकि मैं पैदा ही नहीं हुआ था तभी। लेकिन आज अगर आप, मतलब क्योंकि मैं देख पा रहा हूं सॉरी, तो मैं जानता हूं कि अलग अलग मीडियम्स हैं, और सोशल मीडिया की वजह से कहीं ना कहीं मेरिट को आज बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। आज अगर आप कहीं से भी आते हैं, अगर आप अच्छी कहानी लिखते हैं, बनाते हैं, आप अभिनेता हैं या निर्देशक हैं या कुछ भी हैं, अगर आप अच्छी कहानियां कहते हैं और अगर दिलों तक लोगों के पहुंचते हैं, तो लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। एग्जैक्टली लाइक यू सेड, दिस इज अ ग्रेट टाइम। बहुत अलग अलग प्रकार की मीडियम्स हैं, ओटीटी है, सिनेमा है, टेलीविजन है, थिएटर है, अब तो इंडिपेंडेंट रीलें बननी शुरू हो गई हैं, और लोगों को इतना मान सम्मान मिल रहा है, उसके लिए लोगों के घर भी चल रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं आज हमारे पास, एंड दिस इज अ ग्रेट टाइम टू बी एन एक्टर और बी एनीबडी एसोसिएटेड विद द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी टेलिंग। एंड एज आई सेड, बिल्कुल जैसे वेव्स की भी मैंने बात की, वेव्स जैसे मंच की वजह से आज आप सिर्फ अपने देश या अपने समाज तक सीमित नहीं है, आप दुनिया में कहीं भी जाके किसी के भी साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ बन रहा है, पहले था लेकिन अब वो बेटर हो रहा है, वर्ल्ड क्लास हो रहा है। तो दीज आर रियली एक्साइटिंग टाइम्स, रियली एक्साइटिंग टाइम। बिल्कुल। आपने एक पीएम मोदी का भी जिक्र किया कि उन्होंने ये बात कही थी। किस तरह से आप देखते हैं, आप एक यूथ आइकन है, वो भारत के एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मैं उन्हें देखती हूँ कि किस तरह से वो ब्रांड इंडिया को वैश्विक मंच पे ले जा रहे हैं। आपसे भी उनकी मुलाकात हुई, किस तरह से रहा उनके साथ? आपको लगता है कैसे उनका विजन एक इस समय न्यू इंडिया की नींव रख रहा है? I think finally we have someone who has the courage to walk the talk. और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, वो एक
एक पल मैं कभी नहीं भूलूंगा जब स्क्रीनिंग खत्म हुई थी और स्क्रीनिंग खत्म होकर लगभग 8 या 10 मिनट हो गए थे, बहुत पंक्चुअल हैं वो। 8 या 10 मिनट हो गए थे और हमें एक कमरे में बिठाया गया था वहां पे, और वो 10 मिनट स्क्रीनिंग खत्म होने के बाद जब वो हमसे मिल रहे हैं तो उनकी आंखों के नीचे एक जो रुआसा आंखें होती, जो गीलापन था उनकी आंखों के नीचे, वो तब भी बरकरार था। एंड मैं उनसे 2 फीट की दूरी पे खड़ा हुआ था एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिम एंड I could see how moved he was with that story or with our attempt to tell that story. और उन्होंने बहुत प्रोत्साहन किया हम सबका, पूरी टीम का, काफी एनकरेज किया उन्होंने हमें, और वेव्स में भी न्योता उन्होंने दिया मुझे और मेरी पूरी टीम को। तो जैसे आप कह रही हैं कि यू नो ही इज अ ब्रांड एम्बेसडर, ग्लोबल स्टेज पे भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जनता का साथ है उन्हें, इतने सालों से वो अब हैं, एंड I'm really happy that he's motivating all of us to go out there and better ourselves. And yeah, जैसे मैंने कहा कि happy to finally have someone who has the courage to sort of walk the talk. तो इसी के साथ यहाँ पे खत्म करते हैं। विक्रांत, आप अपना बहुत ही कीमती समय आपने दिया, चलते चलते आजादी के इस जश्न को खास बनाते हुए कुछ युवाओं को एक लाइन कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहूंगा कि सबसे पहले तो आप स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबको, आपके परिवार को भी। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि अपने राइट्स के बारे में तो आप बिल्कुल जानिए, बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी ड्यूटीज के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। बड़ा अफसोस होता है जब आज भी इतनी बातें करने के बाद और प्रधानमंत्री मोदी जी के खुद कहने के बाद, एक अलग कमेटी बनाने के बाद, स्वच्छ भारत बनाने के बाद भी आप लोगों को थूकते हुए देखते हैं, कूड़ा फेंकते हुए देखते हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जो यहाँ से 2 घंटा दूर फ्लाइट लेके अगर यूएई या गल्फ कंट्रीज में चले जाते हैं तो सारे लॉज का पालन करते हैं। तो ऐसा नहीं है। सरकार पे या उंगली उठाने से पहले या देश पे उंगली उठाने से पहले आप अपने ऊपर उंगली उठाएं, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, और कलेक्टिवली मिलके ही देश आगे बढ़ पाएगा। तो राइट्स तो बिल्कुल जाने, लेकिन ड्यूटीज को भी उतनी ही बेहतरीन तरीके से जाने। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत हमसे जुड़ने के लिए, और हम यही आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये तो पहला राष्ट्रीय पुरस्कार है। कहानियों में जो ताकत है दिल को झंझोर देने की, उस तरह की कहानियां लेकर आप लगातार आते रहेंगे, और ये तो शुरुआत हुई है, पहला राष्ट्रीय पुरस्कार है। बहुत जल्द आपको और भी राष्ट्रीय पुरस्कार बहुत जल्द मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वतंत्रता दिवस पर आजादी के इस जश्न को डीडी न्यूज की दर्शकों के साथ मनाने के लिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी पूरी टीम को। आज के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर घर तिरंगा, हर मन में एक नई उमंग। आइए मिलकर सुरक्षित और समृद्ध भारत की ओर बढ़ें। आपके विश्वास और आपके भविष्य की रक्षा में न्यू इंडिया एश्योरेंस आपके साथ हर कदम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, जब भाई बहन को हो खुशियाँ मनाना, केसरी चाय दूध रसमलाई हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं, हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद,
मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। और इसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। नई सुबह, नई शुरुआत। DD न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे DD न्यूज पर। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, SIP से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। ये गोलदाने खजाने हैं स्वाद के। नागौर की इसी बेहतरीन सरसों से निकलता है MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। सिर्फ झांझ ही नहीं, स्वाद भी। मिले असली सरसों के तेल का मजा। स्वाद में दम, लगे कम, सेहतमंद। MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात? ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं। हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? एक काम कर, तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। सॉरी प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स का 2 सीटर है ना? अब पुलाव सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
वो शाम बहुत खुशनसीब होती है जो हर किसी के दिल के बहुत करीब होती है, और वो शाम और भी ज्यादा रंगीन होती है जहां पर सुर भी है, संगीत भी है, साज भी है, शहीदों की बात है, शहादतों की यादें हैं, और उनमें तमाम लोग वो साक्षी होते हैं जो खुद इस घटनाक्रम के गवाह बने हुए हैं। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी, और डीडी न्यूज पर ये खास कार्यक्रम आप जानते हैं किस लिए है। जी हाँ, 15 अगस्त हर कोई मना रहा है, हम भी मना रहे हैं, और उसी की याद में ये संगीतमय कार्यक्रम आप सभी के लिए। और अपनी बातें भी कहेंगे, कुछ गाएंगे, कुछ गुनगुनाएंगे, कुछ मुस्कुराएंगे, कुछ यादों के गुलदस्ते यहाँ पर खुलेंगे, और बातें देश से भी होंगी, परिवार से भी होंगी, घर की भी होंगी, और दिल की भी होंगी। तो यहाँ पर ये मंच खुलता है उन तमाम जवानों के लिए। तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही बहुत खूब वाकई बहुत सारी तालियां और तालियों की गड़गड़ाहट बता रही, चेहरों पर हंसी बता रही है कि हर कोई कहीं ना कहीं खो गया था। वाकई बहुत अच्छा। तो तमाम दिल के जज्बात यहाँ पर उभर आए हैं, क्योंकि गाना ही कुछ इस तरीके से हुआ, गीत कुछ इस तरीके से हुआ, चेहरों पर मुस्कान है। बहुत से लोग बताना चाहते हैं, बहुत से लोग नहीं बताना चाहते। जैसा हमने आपको बताया कि अलग अलग यूनिट्स के यहाँ पर जवान मौजूद हैं। आप ये बताइए कि जब ये गीत चल रहा था तो आप किसकी याद में खोए हुए थे, सच बताना। मम्मी पापा की। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये अपने माँ और पिता की याद में खोए हुए थे। वाकई है, आप जिससे भी मोहब्बत करते हैं उसकी याद में खोते हैं, और आप अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं। बताइए उनके बारे में, अपने घर के बारे में। घर के बारे में एक मम्मा है, एक पापा है, एक सिस्टर है। पापा खेती करते हैं, और मम्मी हाउस वाइफ है। वो कौन सी बात थी जिसने कहा कि चलो भाई सेना में चलते हैं, देश की सेवा करते हैं? एक दिन ऐसे दिल में ख्याल आया था हम भी फौजी बन के देखेंगे, फिर तब से ठान लिया कि फौजी बनना ही है। अब तब से फौज का जुज्बा लगा, तब से फौज का ही तैयारी करने लगे। अभी 4 महीने हुए फौज में आ गए। बात यह है कि दिल की बातें हैं, और कहते हैं ना पूछो तो बताएंगे। और फिर ये भी बात है कि ऐसे मौसम कब आएंगे, क्योंकि इस समय आसमान में चांद सितारों का डेरा है, और नीचे ये संगीत की महफिल जमा हुई है। और जब ये संगीत की महफिल है तो हम जरूर एक बार आग्रह करेंगे कि नेक्स्ट वो कौन सा गीत है जो आप सुनाना चाहेंगे। तो शुरू करें आप। एक तरफ जहां पर हम भारत माता की बात करते हैं, वहीं जो हमारे माता पिता लौकिक जिसको हम बोलते हैं उनकी भी बात करते हैं। हमारे साथ में कुछ ऐसे जवान हैं जो वाकई माँ बाप की याद में एक ऐसी कव्वाली, एक ऐसा गीत प्रस्तुत करेंगे जो वाकई आपको इस सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कैसे हम शिद्दत से अपने माता पिता को याद करते हैं, तब जबकि उनसे हम सैकड़ों किलोमीटर दूर होते हैं। तो संगीत के सफर में जो अगला गीत है वो कव्वाली की शक्ल में है, और कव्वाली कौन गाने जा रहे हैं, ग्राहक दिखाएं। अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना। रेपुटेशन डैमेज ना हो, इसके कारण से लोग सोचते हैं अगर पैसे से रफा दफा हो जाए तो बहुत अच्छा। ये तो हम नहीं कह सकते कि जो लोग नहीं अवेयर है वही फंसते हैं, अवेयर होते फंसते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हमारे साथ ऐसा नहीं। तो देखिए शनिवार रात 10
सिर्फ डीडी न्यूज पर। मौला ने कहा मेरे कहानी रायमोना नेशनल पार्क जो लोग कभी नहीं बन सकते अब दिखा रहे हैं रक्षक की भूमिका। तो दिखाएंगे आपको कबाड़ से जुगाड़ जाएगा दुखा अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा दिल न दुखा। वाकई बहुत सुंदर तालियां वाकई इस कव्वाली के लिए। और ये वो शय है जिसको बार बार कहते हैं कि इसके आगे तो हर कोई हारा। ये मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत होती है जिसके कोई इसकी बराबरी नहीं होती है। और जब हम बात करें देशभक्त की, जब हम बात करें भारत माता की, तब वाकई अगर हम माँ बाप का जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आंखों में भी एक हल्का सा गीलापन, एक हल्की सी नमी आती है। वो इसलिए क्योंकि हम सैकड़ों किलोमीटर दूर रहते हैं, वो इसलिए कि शायद हम उनसे मुलाकात नहीं कर पाते, कई दिन हो जाते हैं हम उनसे मिल नहीं पाते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत से लोग ऐसे थे जो शायद अपने घरों में अपने माता पिता के पास इस गीत के बाद पहुंच गए होंगे। हमारे साथ में एक सज्जन यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि ये जवान हैं, ये अपना परिचय खुद देंगे। और कहते हैं ना कि हुनर छुपे रहते हैं, हुनर सामने नहीं आते। ऐसे एक हुनरबाज ही हमारे सामने इस समय है, इनसे बात करते हैं। नाम बताइए अपना। हवलदार सुरेंद्र चीता। सुरेंद्र चीता नाम है इनका। तो सुरेंद्र चीता जी के लिए तालियां हो जाएं। कोई चीता नाम है इनका। सुरेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान अजमेर डिस्ट्रिक्ट का साहब। अच्छा, तो सेना में कैसे आए आप? सेना में साहब जुनून था, आना ही था। पहले मेरे परिवार में भी थे, मेरे बड़े पापा थे, तो उनको मोटिवेट हुआ उसके, फिर मैं भी हुआ। आपके साथियों ने चुपके हमें बताया कि आप बहुत हुनरबाज हैं। और वो क्या हुनर, देखिए सबके चेहरे पर हंसी दौड़ गई है। सारे लोग हंस रहे हैं इस समय, और इसीलिए हमने आपको पकड़ा है। तो जरा मुझे बताइए, तो वो कौन सा हुनर जो आप छुपा के रखे? एक छोटा सा डायलॉग है और उसके बाद तो हल्का सा एक डांस है बस। हाँ, तो पहले छोटा सा डायलॉग आप सुनाइए। जी साहब। 5 बैच ने यंग जवानों के लिए एक बार क्या फर्स्ट मीट टू जेंट्स एंड लेडीज मिलते हैं या लड़का लड़की मिलते हैं, तो क्या होता है, वो फर्स्ट टाइम देखा तुझे दिल खो गया, वो फर्स्ट टाइम देखा तुझे दिल खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। ये अक्का इंडिया जानता है हम तुम पे मरता है, ओ दिल क्या से जानम जान तेरे नाम करता। ऑलराइट। फिर से मैरिज करने को मुंबई टू गोवा आया, बट तेरे डैडी ने रेड सिग्नल दे दिया। ऑलराइट, प्लीज स्टार्ट म्यूजिक। तो फिलहाल कहते ना कि एक दिया से पूरा का पूरा जग रोशन हो सकता है अगर आप रोशन करने का मादा रखते हो। तो यहाँ पर जो चीता आए थे ना, उन्होंने इस तरीके से माहौल बना दिया कि वाकई सारे के सारे लोग एकदम मस्ती में डूब गए। तो चीता के लिए एक बार फिर से तालियां। वाकई चीता, तो ये चीता जबरदस्त निकले। और अब हम रुख करते हैं अपने अगले गीत की तरफ, अपने अगले सेगमेंट की तरफ, क्योंकि एक गीत है जो इंतजार हर कोई उस गीत का कर रहा है, और वो इसलिए क्योंकि हर किसी को कुछ न कुछ याद आ रहा है। और अब अगर किसी को कुछ याद आ रहा है तो उस याद को थोड़ा सा और हम डीप में लेके जाते हैं, क्योंकि हमें भी कुछ याद आ रहा है, और जो गीत अभी गाने वाले हैं, बजाने वाले हैं, उनको भी बहुत कुछ याद आ रहा है। एक एक सिंगल सिंगल बना दो।
तो फिलहाल ये लोग हमें सुनने लगते हैं, इसीलिए एकदम शांत हो जाते हैं कि हम क्या बोलने वाले हैं, और हम वही बोल रहे हैं जो इनके दिलों में चल रहा है। वाकई ये सारे के सारे अभी आप देख रहे होंगे ना, सारे लोग एक साथ, पैर सबके थिरक रहे थे ना, कैसा लग रहा था? किसकी किसकी याद आ रही थी, कौन किसको याद कर रहा था, कौन किसको मिस कर रहा था? सही बताना, खड़े हो जाना, सही बताना। जब ये गीत चल रहा था तो तुम किसको याद कर रहे थे? सब जो घर के, वो जब हम फौज में आने से पहले जो गांव में जो करते थे, जो पुरानी यादें, दोस्तों के साथ घूमना। वो कौन सा खास दोस्त है जिसकी तुम याद कर रहे थे? जो मेरा खास दोस्त है, जो दिनेश मारवती, वो नागपुर सिटी में पुलिस है। वो जो मुझे हर बातें, छोटी बातें सब बताता था, पढ़ाई के बारे में सब बातें जो हम घूमते थे, वो सब मुझे याद आ रहा था कि वो काश आज मेरे साथ यहाँ पे होता तो हम कितना मजा करते। तो ये आपको याद आ रहा था? हाँ साहब। अच्छा, आप बताइए, आप खड़े होइए, क्या नाम है आपका? अग्निवीर करतेजस जी। जब ये आप नाच रहे थे, नृत्य, पैर थिरक रहे थे, और हर किसी को कोई ना कोई याद आ रहा था, आपको कौन याद आ रहा था? मेरे पुराने दोस्त, स्कूल वाले दोस्त याद आ रहे थे साहब। जो कोई खास याद आ रहा हो तो उसके बारे में जरूर बताना, छुपाना नहीं। वो मेरा जो जिगरी दोस्त था, जो मेरे साथ फर्स्ट क्लास से जब 12th तक साथ में थे, उसकी याद आ रही थी, जिसके साथ मैं सभी बातें शेयर करता था, और वो मेरे को शेयर करता था, उसकी बहुत याद आ रही थी। अभी मैं मेरी वाइफ ज्योत्ना राकेश पाटिल को याद कर रहा था जब ये गाना बज रहा था, जिनकी भाइयों को मैं तरसते हुए छोड़ के आया हूँ घर में, और मेरे बेटे शाश्वत को याद कर रहा था। बहुत बढ़िया। तो अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को कोई डेडिकेट करने के लिए, आप उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आप उनसे, तो उनके लिए कोई गीत जरूर आप गाना चाहेंगे। हम ये कह रहे हैं उनके लिए कोई गीत गाइए, तो एक गीत तो आप कोई गुनगुनाइए जो आप कभी भी घर में गुनगुनाते हो उनके लिए। कुछ ना, मराठी चलेगा, मराठी चलेगा ना? तालियां। हाँ, तो मराठी में हो जाए। गुलाबी साडी तुझी लाली लाल लाल अन गालावर कडी तुझी केसावरी वाल, गुलाबी लाली तुझी साडी लाल लाल, दिसते मी बारी माझा फोटो राजा काढ, किती मी दिसते छोटी किती मी छान, दिसते मी बारी माझा राजा माझा फोटो तू काढ। चलिए, बहुत बढ़िया, तालियां। तो ये वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का हमें स्वरूप दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर नेपाली में गीत हो रहा है, यहाँ पर मराठी में लोग अपनी बात कह रहे हैं, हिंदी में, पंजाबी में, हरियाणवी में, हर तरीके से हमें यहाँ पर चीजें दिखाई पड़ती हैं। और अब एक वो गीत जिसकी प्रतीक्षा हम काफी समय से कर रहे थे, और वो गीत है संदेशे आते हैं। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिल वाली ने, किसी मत वाली ने हमें खत लिखा है कि हमसे पूछा है, किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने। इनके दिलो दिमाग में बहुतों की यादें हैं, बहुतों की बातें हैं, और संदेशे आते हैं। ये गीत आपने सुना, और इस गीत के बाद वाकई हर कोई अपने गांव में है, हर कोई अपने परिवार में है, और ये यादें हैं आपको कहां से कहां पहुंचा देती हैं। और इन यादों के साथ साथ हम भी लगातार सफर कर रहे हैं, एक यात्रा कर रहे हैं, एक संगीत की यात्रा जिसमें सुर भी हैं, जिसमें कह सकते हैं कि जो कुछ जैसे भी गाना चाहता है वो व्यक्ति यहाँ पर गा रहा है। और बहुत सारे हुनरमंद यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हमने किसी का हुनर आपको दिखाया था
ना, याद है ना आपको? हाँ, तो उनके हुनर दिखाने के बाद में पूरा जोश आ गया था। हमारे साथ एक सज्जन और मौजूद हैं, इनसे इनका परिचय जानते हैं और इनसे जरूर ये जानना चाहेंगे कि वो कहाँ से हैं, क्या नाम है इनका और क्या कहना चाहते हैं। वो बताएं आप अपने बारे में। श्रीमान नमस्कार, मैं यहाँ आपके आने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम राकेश कुमार, स्टेट हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट जींद, गांव गोगड़िया का रहने वाला हूँ। मेरा बचपन से ही अपने यार दोस्तों के साथ मस्ती करने का बहुत मन करता है और जैसे ही बड़ा हुआ, स्टडी किया, उसके बाद फौज में आने का मेरा मन किया और यहाँ आकर अलग अलग स्टेट के अलग अलग भाषा का मैंने ज्ञान प्राप्त किया और यहाँ बहुत की मस्ती से कोई भी त्यौहार, होली, दिवाली, दशहरा, 15 अगस्त, 26 जनवरी मनाने का बहुत ही आश्चर्य और उत्साह हमारे को होता है और हर खुशी मिलजुल कर मनाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के हाथरस का निवासी हूँ और मुझे आज ये गाना सुन के बहुत मेरा मन अशांत हुआ और मेरे को मेरे को घर की याद आने लगी इस गाने को सुन के, क्योंकि हम उस टाइम पे कॉलेज में थे तो एनसीसी किया करते थे। तो उस टाइम पे इन गानों पे हम बहुत ज्यादा कल्चर प्रोग्राम किए हैं, तो मतलब बहुत खुशी होती है कि हमें उस टाइम पे कभी कॉलेज की भी याद आती है। काश हम कॉलेज में होते दोबारा से वो मौका मिलता कि हम दोबारा से उस कॉलेज में जाके कल्चर प्रोग्राम कर सकें। तो चलिए ठीक है, फिर भांगड़ा बजाया जाए। भांगड़ा बजाया जाए, बिल्कुल डांस करें। तो भांगड़ा से पहले हम जरूर एक रिक्वेस्ट और एक कहते हैं कि सुनो गौर से दुनिया वालों। अब जब दुनिया वालों को हम आह्वान कर रहे हैं कि सुनो गौर से दुनिया वालों, तो जाहिर सी बात है हर कोई मिलके आह्वान करेगा सुनो गौर से दुनिया वालों, और उसके आगे जो कुछ है वो साथ में फिर हम सब लोग गा लें। तो चलिए अगला गीत सुनो गौर से दुनिया वालों आप सबके लिए। से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। जलते सनारे हैं बारी के धारे हैं, हम कहते कटते नहीं। करके निभाते हम पीछे हटते नहीं। उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। तो ये तालियों की जो गूंज है, ये वाकई ऐसा लगता है कि अभी माहौल में एनर्जी है, अभी माहौल में दम है, और जब दम है, जोश है, तो फिर एक जिसको कहते हैं ना कि पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए और जो पंजाबी भांगड़ा है ना वो हर किसी पे भारी पड़ जाता है। तो फिलहाल एक मिक्स पंजाबी भांगड़ा टाइप का एक हो जाए तो मुझे लगता है सबके कदम थिरकेंगे और सबके मन भी मचलेंगे और हर कोई एक बार झूम लेगा।
खंग खंगदार हासी मुंडा संगदार मेरी साल तोरे हासी मुंडा संगदार ते कोकी खंग खंगदार हासी मुंडा जब एक तरफ देश में कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो भाषा को लेकर विवाद पैदा करते हैं, तो वहीं हमारी सेना ऐसी है जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का अप्रतिम उदाहरण पेश करती है। और उनके ये जवान वाकई काबिले तारीफ है। इनका सभी के प्रति प्रेम, सभी के प्रति स्नेह, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ भारतीय है। और अब इस संगीत में यात्रा में एक लोकल का कहते हैं ना कि एक क्षेत्रीय पुट डालने के लिए, एक वो गांव की महक लाने के लिए एक मराठी गीत इस समय आपके लिए। और ये मेरी फरमाइश नहीं थी, ये इन्हीं लोगों की गुजारिश थी, इन्हीं लोगों की रिक्वेस्ट थी कि एक मराठी गीत हो जाए। तो चलिए, मराठी गीत पे नृत्य भी होगा और वो गीत भी होगा। तो सुनते हैं और देखते हैं कैसा होता है नृत्य। अब कांदा न बात रखा दिया किर हमारा भी तकला और वाकई जब हम देश की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, देश के राज्यों की बात करते हैं, देश की संस्कृति की बात करते हैं, देश में बोली जाने वाली सभी भाषाओं और बोलियों का जिक्र करते हैं, हर किसी के प्रति प्रेम करते हैं, वो उत्तर का हो, दक्षिण का हो, पूरब का हो, पश्चिम का हो। और यही तो वो बात है जो कि भारत में है, दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं है। और इस भारत के नाम पर एक बार जोरदार तालियां।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो फिलहाल इस संगीत में सफर को अब यहीं पर विराम देते हैं। मुझे मेरी कैमरा टीम, कैमरामैन सुमित और सहयोगी केशव के साथ दीजिए इजाजत। एक और संगीत में सफर में जरूर मुलाकात होगी कभी ना कभी। तब तक के लिए नमस्कार।